नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। ईरान और अमेरिका के बीच तनातनी फिर से खतरनाक मोड़ पर पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। पहले दौर की बातचीत बेनतीजा रही और अब दूसरे दौर की शांति वार्ता पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। कूटनीति की मेज से ज्यादा अब दोनों देशों की नजरें ताकत के प्रदर्शन पर टिकती नजर आ रही है। मिडिल ईस्ट में बढ़ती हलचल, सैन्य तैयारियां और सख्त बयानबाजी, ये सब इशारा कर रहे हैं कि हालात फिर से बिगड़ सकते हैं। क्या बातचीत का रास्ता बंद हो रहा है या दुनिया एक और बड़े टकराव की ओर बढ़ती जा रही है? इन्हीं सवालों पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। नहीं होगी सीधी बात, युद्ध की फिर शुरुआत। इस्लामाबाद में मामला टेंस, पीस टॉक 2.0 पर सस्पेंस। पाक मीडिया का बड़ा दावा, शांति वार्ता की संभावनाएं स्वाहा। सीज फायर बंद, अब सिर्फ जंग। अमेरिका और ईरान के बीच दूसरे दौर की बातचीत फिर से शुरू कराने के लिए पाकिस्तान काफी जद्दोजहद कर रहा है। ईरान का डेलीगेशन भी इस्लामाबाद पहुंच चुका है। ईरानी डेलीगेशन विदेश मंत्री अब्बास अरागची के नेतृत्व में आया है, जबकि अमेरिकी डेलीगेशन में इस बार जेडी वेंस नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और दामाद जेरेड कुशनर को भेजा है। ईरानी विदेश मंत्रालय की ओर से बताया गया कि अमेरिका और ईरान के बीच सीधी बातचीत की कोई योजना नहीं है, यानी अब की बार भी आमने सामने की बातचीत नहीं होगी। भले ही दूसरे दौर की बातचीत की तैयारी है, लेकिन जो माहौल है उससे लगता नहीं है कि कोई बात बनने वाली है। शांति वार्ता को लेकर तमाम तरह की अटकलों के बीच पाकिस्तानी मीडिया ने बड़ा और हैरान करने वाला दावा किया है कि पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक अमेरिका ईरान में शांति वार्ता की संभावनाएं खत्म हैं। ईरान ब्लॉकेड हटाने पर अड़ा हुआ है तो अमेरिका हर हाल में हॉर्मुज खुलवाना चाहता है। जिस तरह से शांति वार्ता से पहले शर्तें रखी जा रही हैं, उससे ना तो अमेरिका मानने को तैयार है और ना ही ईरान। ऐसे में बात होगी कैसे, और बात हुई भी तो बात बनेगी कैसे? हालांकि हर वक्त बड़ी बड़ी बातें करने वाले ट्रंप ने एक बार फिर से संकेत दिया है कि ईरान जल्द ही एक प्रस्ताव पेश कर सकता है, जो अमेरिका की शर्तों को ध्यान में रखकर तैयार किया जा रहा है। वो एक ऑफर ला रहे हैं, अब देखना होगा उसमें क्या है। वहीं सीज फायर बरकरार रखने को लेकर अमेरिका की प्रमुख मांगों पर नजर डालें तो ईरान को अपने एनरिच्ड यूरेनियम भंडार को छोड़ना और हॉर्मुज से तेल सप्लाई को बिना रुकावट जारी रखना शामिल है। भले ही दोनों देशों के बीच सीज फायर लागू है, लेकिन अमेरिका ने आर्थिक दबाव कम नहीं किया है। ईरान के बंदरगाहों पर अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी अभी भी जारी है, जिसे बातचीत में दबाव बनाने के तौर पर देखा जा रहा है। वहीं अरागची का ये दौरा सिर्फ पाकिस्तान तक सीमित नहीं रहेगा, वो इसके बाद रूस समेत दूसरे देशों का भी दौरा करेंगे, ताकि एक व्यापक कूटनीतिक रणनीति तैयार की जा सके। अब इस्लामाबाद में पीस टॉक 2.0 होगी या नहीं, ये तो आगे की बात है, लेकिन एक बात तय है कि बात बननी बहुत मुश्किल है और आने वाले दिनों में अगर मिडिल ईस्ट में बम बारूदों की बरसात फिर से शुरू हो जाए तो चौंकने की जरूरत नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। और अब मेहमानों का हम रुख कर लेते हैं और सबसे पहले परिचय हम आपका मेहमानों से करवा दें। रिटायर्ड मेजर जनरल सुधाकर जी हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर जुड़े हैं। प्रोफेसर मनोज कुमार, विदेश मामलों के जानकार हमारे साथ जुड़े हैं। सैयद मोहम्मद जॉन अबीदी ईरान से हमारे साथ जुड़े हैं और रवि करकरा यूएसए से हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। सुधाकर जी, सबसे पहला सवाल यही है कि जिस तरीके की स्थिति इस वक्त हम देख रहे हैं, यूएस का जो नेवल ब्लॉकेड है सर, क्या ये नेवल ब्लॉकेड ईरान को नेगोशिएशन लेवरेज दे रहा है या फिर एक तरीके का सैबोटाज इसे माने जाए? सर ऑडियो म्यूट है सर। ओके जी सुरभि जी, सबसे पहले मैं तहे दिल से आपको धन्यवाद देता हूं। आपने आपके शो के लिए मुझे इनवाइट किया। मेरे जो डिस्टिंग्विश्ड एस्टीम्ड को पैनलिस्ट हैं, उन सबको
सब लोगों को मैं बधाई देता हूं और आपके व्यूअर्स को शुभकामनाएं। जहां तक आपकी सवाल जो है, जी। बहुत बढ़िया दो आंकड़े पूछे हैं। मेरे विचार के मुताबिक ये एक साबोटाज है और ये बातचीत नहीं आगे जाएगी। ये डोनाल्ड ट्रंप का इरादा भी वही है कि बातचीत में कोई सफलता हासिल नहीं होनी चाहिए, उसका बड़ा एम है। अभी तक हम सोच रहे थे, मैं भी कोई कोई चैनल में बता चुका हूँ, वो एग्जिट ढूंढ रहे हैं, ऑनरेबल डिग्निफाइड एग्जिट, वहां से निकल के वो वापस नहीं आना चाहते हैं। मैं अभी मेरे समझ के मुताबिक इतना है, इसलिए मैं कह रहा हूँ, उसका आपके पास समय बहुत कम है, व्याख्या नहीं कर पाऊंगा। तो चाहते हैं वही बैठे, वो चाहते हैं उनका जो बड़ा एम है चाइना को पुश बैक करें। वो चाहते हैं कि जो ऑयल, ये ब्लॉकेट का मीनिंग क्या है? ब्लॉकेट का मीनिंग ये है, ये लड़ाई ईरान और यूएसए के बीच में नहीं है, ईरान एक प्रॉक्सी बन गया अभी। ये बड़ी लड़ाई है, चाइना के ऊपर आंच आना चाहिए, क्योंकि 14 मई को जाना है उधर विजिट के लिए। वो जाके उनके साथ नेगोशिएट करना चाहते हैं फ्रॉम पोजीशन ऑफ एडवांटेज। जो जो नेगोशिएशन मैनेजमेंट में सीखे होंगे, शायद वो मेरे साथ सहमत होंगे। तो एक ट्रम्प कार्ड लेके जाना चाहते हैं, ट्रम्प कार्ड लेके जाना अप द स्लीव, कि भाई देख, तो मेरा जो रेयर अर्थ एलिमेंट और क्रिटिकल टेक्नोलॉजी के ऊपर आप वेपनाइज कर रहे हो, मेरा पूंछ मोड़ रहे हो हर दो कदम में, उसको बंद करो, नहीं तो आपका तेल बंद हो जाएगा। ये तेल 90% ऑयल जो है जाता है यहाँ से डिस्काउंटेड, 60%, 40 to 60% डिस्काउंटेड ऑयल फ्रॉम ईरान। ये आपका नहीं है, पिछले कोई साल चलते जा रहा है। अगर ये बंद हो जाएगा, आप मान के चलिए चाइना का जो इंडस्ट्रियल अभी रिवाइव हो रहा था, उसके ऊपर बहुत रोकथाम, बहुत पाबंदियां आ जाएंगे और उसका रेट काफी बढ़ेगा। नंबर 2, ये जो विजिट होगा कि नहीं मेरे को नहीं पता है, मुझे लगने लगा है कि चाइना शायद इसको कैंसिल कर देगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जैसे व्यक्ति हैं, इनके साथ कोई बातचीत करने का कोई मतलब ही नहीं है। 2021 की मैं एक घटना बताता हूं। चाइना को उन्होंने जोर जबरदस्ती बोला था कि एक एग्रीमेंट साइन करो, आपका ट्रेड सरप्लस मेरे साथ चल रहा है और आप 31 दिसंबर 2021 तक $200 बिलियन जो आपका ट्रेड कर रहे हो, लेकिन $200 बिलियन का आप एक्स्ट्रा मेरे से सामान खरीदोगे। चाइना उनको बेवकूफ बनाया, एक भी कौड़ी ना पैसा दिया ना कोई सामान खरीदा, टाइम आया और चला गया, खत्म हो गया। तो डोनाल्ड ट्रंप के साथ बात करने का कोई मतलब नहीं है। इस आदमी का कोई वजन नहीं है, कोई प्रभाव भी नहीं है, और आज के दिन में जियोपॉलिटिक्स वो घुमा के रखा है और खुद ही बिल्कुल एकदम डिसओरिएंटेड है, टोटली डिस्ट्रैक्शन। एप्स्टीन फाइल का मेन खतरा है उनका, उससे बचने के लिए वहां इधर आके वो आवाज कर रहे हैं। ये बातचीत का कोई मसला नहीं है, इससे कुछ नहीं निकलेगा, ये चलती रहेगी और ये 9-10 महीने तक, 1 साल 1.5 साल चलते। ये जो बातचीत है, इट में आउट क्लास द प्रेसिडेंसी ऑफ डोनाल्ड ट्रंप। मुझे लग रहा है कि ये अगला जो आएंगे प्रेसिडेंट, उनके लिए भी ये मसला एक बड़ा सा बन जाएगा। 1932 में जो था आपका इकोनॉमिक रिसेशन, उससे और खतरनाक रिसेशन होने जा रहा है। हमारे ये टीवी चैनल कुछ दिन के बाद बंद हो जाएंगे। बैक टू यू स्मृति। ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगी सर। अब मनोज सर, इस बीच में आपका रुख करना चाहूंगी, और ये सर समझना है कि जब मीडिएशन के लिए पाकिस्तान को चुना गया, पाकिस्तान का हिस्टोरिकली अगर देखा जाए तो मीडिएशन का ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है और ना ही हम इसे सफल कह सकते। इस्लामाबाद टॉक्स पहली बार हुआ पीस टॉक के लिए, लेकिन वो विफल साबित हुआ। ये दूसरी मर्तबा कोशिश की जा रही है। कितनी उम्मीद हम लगा सकते हैं कि जिसे कोई तजुर्बा ही नहीं है मीडिएशन का, वो वाकई में एक मीडिएटर की भूमिका अच्छी तरीके से निभा देगा? देखिए सुरभि जी, एक चीज हमें समझना होगा कि पिछले 50 दिनों की जो घटनाक्रम पूरे वेस्ट एशिया में जिस तरीके से अमेरिका और इजराइल ने उत्पन्न किया है, ये सब जिसका इम्पैक्ट लगभग विश्व के सारे देशों पे पड़ रहा है। अब उसमें पाकिस्तान का जो मीडिएशन है, हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट है, क्योंकि वो सिर्फ जियो पॉलिटिक्स के चलते उसकी यूटिलिटी बनी हुई है और हमेशा वो एक तरीके से अपने आप को यूज करने के लिए कभी चाइना को, कभी अमेरिका को इस तरीके से अपने आप को परोसता है और उसके बदले में, उसके एवज में वो इकॉनमी अपना गेन करता है। और इसका इतिहास रहा है, अगर हम उसके 78 साल की जर्नी को देख ले पाकिस्तान की, तो कभी भी वहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आई है। जब भी वहाँ पे सिविलियन गवर्नमेंट स्ट्रांग होता है, वहाँ की आर्मी उस चीज़ को एक तरीके से डेमोरलाइज करती है और किसी न किसी तरीके से सत्ता और पावर को दोनों कंट्रोल करती है। ठीक उसी प्रकार से जैसे ईरान में IRGC ने
जिस तरीके से वहाँ के सिविलियन को एक तरीके से बिल्कुल काउंटर करते हुए और वहाँ पे जिस तरीके से पूरे मिलिट्री को कंट्रोल करके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को एक तरीके से जो बैन किया है, और बैन करने के बाद से हम देख सकते हैं कि उसके पूरे वैश्विक जगत में क्या प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि विश्व का लगभग 20 से 30% उसी रूट से जाता है। अब रही बात जिस तरीके से पाकिस्तान को आगे किया गया है, तो देखिए पाकिस्तान बेसिकली दिस इज द एजेंट ऑफ अमेरिका, और अमेरिका के एजेंट के होने के साथ साथ जो अभी मुनीर है, मुनीर और ट्रम्प का जो व्यक्तिगत जो इंडिविजुअल रिलेशंस है, जिस तरीके के उनके बिजनेस अलायंस है, वो पब्लिक फुटेज में आ चुके हैं। इससे पूरे वर्ल्ड के जगत इस चीज को भली भांति जानते हैं कि मुनीर का क्या इंटरेस्ट है अमेरिका के साथ, और जिस तरीके से वहां पे शाहबाज शरीफ एक बिल्कुल एक पपेट की तरह, और जिस तरीके से उनका जो एक आप समझ सकते हैं कि जो प्रधानमंत्री का जो पद होता है वो एक तरीके से बिल्कुल ही एक तरीके से कहीं ना कहीं सबोटाइज हो चुका है अमेरिका के द्वारा। तो इसमें ईरान भली भांति जानता है कि पाकिस्तान कभी भी मेरे इंटरेस्ट की बात नहीं रखेगा, वो मीडिएट तो कर रहा है लेकिन वो हमेशा अमेरिका के शर्तों को आगे रखेगा। इसीलिए आप देख सकते हैं कि जो दूसरे दौर की जो वार्ता इस्लामाबाद शुरू होने वाली थी उसमें ईरान का डेलीगेशन कोई गया नहीं वहां पे। तो एक मैसेज है कि हम वार्ता के लिए जो एक बेसिक स्टेक होल्डर है वो एक तरीके से डिनाई कर रहा है। और अभी भी आप देख लीजिए, अभी भी जो वार्ता जो होने की बात हो रही है, जो फुटेज आ रहे हैं, उसमें ईरान डायरेक्ट मीटिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। इसका मतलब यह है कि वो पाकिस्तान को आगे करके अपने जो एजेंडे हैं, जो शर्त हैं, वो रखने चाहते हैं। जैसा कि यूएस ने जिस तरीके से एजेंडा रखा है, हम सब जानते हैं कि इस युद्ध में लेबनान को आप बिल्कुल बाहर नहीं कर सकती, और ईरान की ये मांग है कि लेबनान पे इजराइल के द्वारा अटैक रुकना चाहिए, नहीं होना चाहिए, जो कि इजराइल कहीं से मानने को तैयार नहीं होगा। दूसरा, जिस तरीके से जो प्रतिबंध जो खास करके जो उसके ऊपर सैंक्शन लगाए गए हैं उसको हटाने की बात ईरान करता है, जो कि अमेरिका इस पे बिल्कुल बैंड होने को तैयार नहीं है। तीसरा, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है उसको चाहता है कि जो अमेरिका ने जो ब्लॉकेज किया उसको पूरी तरीके से हटाए। और चौथा, उसी क्रम में जो यूरेनियम प्रोडक्शन है ईरान का, वो अमेरिका किसी तरीके से प्राप्त करना चाहता है। तो आप समझ सकते हैं कि अमेरिका का जो गोल था वो किसी गोल में कहीं से भी उसको बढ़त मिलती हुई नहीं दिख रही है। और मुझे लगता है कि जिस तरीके की स्थिति अभी घटने वाली है, इसमें आने वाले समय में हम सब लोग आकलन ही कर सकते हैं, लेकिन ट्रम्प 2.0 आने के बाद से जिस तरीके से उनका ट्रम्प, टैरिफ, टेरर, इन तीनों से जो नाता है और जिस तरीके का स्टेटमेंट है, वो कहीं न कहीं उनकी साख और अमेरिका का एक तरीके से डिक्लाइनेशन भी हो रहा है। और दोनों के देशों के डोमेस्टिक लेवल को भी हमें देखना होगा, ईरान के भी डोमेस्टिक लेवल को देखना होगा और अमेरिका को भी देखना होगा। अमेरिका जहां लोकतांत्रिक प्रक्रिया है वहां पे लोग उसके प्रोटेस्ट में आ रहे हैं ट्रम्प के खिलाफ, वहां पे उनका अप्रूवल रेट लगभग 37% हो चुका है। लेकिन ईरान में अगर आप देख लीजिए तो वहां पे अभी सिविलियन जिस तरीके से IRGC के सपोर्ट में खड़े होते हुए दिख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं एक तरीके से अमेरिका को और विश्व के लोगों के लिए एक आई ओपनिंग होगा कि किस प्रकार से ईरान इतना सबोटाइज होने के बावजूद भी आज अमेरिका को अपने शर्त और कंडीशन पे लाने के लिए मजबूर कर रहा है। तो ये एक नया एक ऑर्डर हम सबको देखने को मिलेगा। और इसमें आप देख लीजिए रसिया और चाइना बिल्कुल शांत होके, और रसिया और यूक्रेन का जो क्राइसिस था जिसमें अमेरिका ने जिस तरीके से यूक्रेन को मदद किया, तो रसिया भी उसी तरीके से उस चीज को फील करना चाह रहा है कि अमेरिका चारों तरफ से घिरे। और चाइना, जैसे कि अभी हमारे मेजर जनरल सुधाकर जी ने जो बताया कि चाइना का जो बिजनेस जो इंटरेस्ट हो ईरान के साथ बहुत अच्छे तरीके से था, और अमेरिका यही चाहता है कि चाइना के जो बिजनेस डील है ईरान के साथ खराब हो, जिसके चलते वो अगले समय पे वो बार्गेनिंग कर सके चाइना के साथ। तो मुझे लगता है कि ये एक बड़ी ही विकट स्थिति आने वाली है वैश्विक राजनीति के लिए और अर्थव्यवस्था के लिए आने वाले समय में। जी सुरभि जी। ठीक है, सैयद मोहम्मद जॉन आबिदी जी, अब ये सवाल आपसे इसलिए भी क्योंकि अमेरिका की ओर से तो ये क्लियर कहा गया है कि भाई वो ब्लॉकेट तो हटा नहीं रहा है, और आप लोगों की ओर से कहा गया था कि जब तक ब्लॉकेट हटेगा नहीं तब तक हम बातचीत के लिए राजी होंगे नहीं। बातचीत और शर्त, ये दो चीजें मुख्य तौर पर आप लोगों की ओर से रखी गई थी, लेकिन ना तो अभी अमेरिका उन तमाम शर्तों को मानने के लिए तैयार है, ना ही वो ब्लॉकेट हटा रहा है। क्या बातचीत अब भी संभव है? और मीडिएशन के लिए पाकिस्तान का चुनाव क्या सोचते हुए किया गया है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आदाब और सलाम अर्ज़ करता हूँ अपने को पैनलिस्ट को और साथ साथ अपने देशवासियों यानी हिंदुस्तानियों की खिदमत में, और बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे दावत दी। देखिए, पहली बात तो ये कि यहाँ पर जो आपका सवाल है वो आपने दो सवाल किए हैं। एक सवाल आप ईरान की तरफ से कर रहे हैं और एक सवाल आप पाकिस्तान की भूमिका को लेके यहाँ पे कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पे असल में मसला ये है कि बातचीत के लिए बहुत अहम चीज जो होती है वो ट्रस्ट होता है। ठीक है, अमेरिका ने अभी तक बातचीत के दौरान जो है वो ट्रस्ट को तोड़ा हुआ है। ठीक है, 2 मरतबा बातचीत हुई, 2 मरतबा उन्होंने बातचीत के दौरान हमला किया। अभी तीसरी मरतबा ये जो बातचीत का दौर शुरू हुआ, यहाँ पर भी 2 चीजें सामने आई हैं। इस जंग में ईरान का पावर सामने आ गया है,
अमेरिका के पास पावर है, अमेरिका सुपर पावर है, सब जानते हैं और सब इसको कहते हैं। लेकिन इस वक्त अमेरिका का जो एक सुपर पावर का वो जो एक हनक बनी हुई थी ना, वो एक कि हाँ भाई सुपर पावर है, वो टूटा हुआ नजर आ रहा है। अभी यहाँ पर पावर का जो बैलेंस है वो थोड़ा तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है। अब यहाँ पर जब दो पावर सामने आए हैं तो आप देखिए दोनों पावर का कॉम्बिनेशन है। एक पावर है जहां पर वो कहते हैं कि पावर प्लस जस्टिस, एक तरफ जो है वो पावर प्लस दादागिरी, गुंडागर्दी। एक मर्तबा जो दौरा पाकिस्तान में इस्लामाबाद में हुआ है, वहां पर जो चीज सामने आई वो ये आई है कि ईरान शर्तों के ऊपर बात कर रहा है, लेकिन उधर से दादागिरी चल रही है कि हमको यूरेनियम दो, हमको हुर्मुज स्टेट का कंट्रोल दो। आप कौन होते हैं? आप वहां बैठे हुए हैं सात समंदर पार, आप वहां से हुर्मुज का कंट्रोल चाह रहे हैं। क्यों चाह रहे हैं आप जो है यूरेनियम चाह रहे हैं, क्यों चाह रहे हैं यूरेनियम? जबकि इसके पहले ईरान ने 10वीं मरतबा ये बात इंश्योर कर दिया, जब 10 मरतबा बता दिया। एटॉमिक एनर्जी के जो ऑफिशियल्स हैं वो ईरान आ चुके, देख चुके। ओबामा के जमाने में एक मरतबा ये सारी डील हो चुकी थी, ट्रम्प साहब ने आके उसको फड़वा दिया, उसको खत्म करवा दिया। अब फिर कह रहे हैं जबरदस्ती थोप रहे हैं कि नहीं आप जो है वो न्यूक्लियर पावर बनाएंगे, न्यूक्लियर जो है वेपन बनाएंगे। आप बार बार ये बात कही जा रही है। पहली बात तो ईरान ने सीधे सीधे कहा है कि आपके ऊपर हमको ट्रस्ट नहीं है, हम आपके ऊपर ट्रस्ट कर ही नहीं सकते हैं। अब अगर आपको बातचीत करनी है तो पहले आपको हमारा ट्रस्ट गेन करना पड़ेगा। सबसे पहली शर्त उनकी ये है। वो हुर्मुज और क्या कहते हैं लेबनान और वो सारी चीजें बात की हैं। पहली चीज ये ट्रस्ट गेन करना पड़ेगा। क्या गारंटी है कि आपकी बातचीत जो है वो इंसाफ के साथ होगी, आप बातचीत में दादागिरी नहीं करेंगे। ईरान ने अब इनको ट्रेन करना शुरू किया। इसमें अमेरिका की जो आदत है वो ये है कि जब वो किसी कंट्री के ऊपर कब्जा करना चाहता है या उनसे अपनी बात को मनवाना चाहता है तो उनके ऊपर पहले सैंक्शंस लगाता है, बहुत कायदे से सैंक्शंस लगाता है, दबाव डालता है, फिर कहता है आओ तुम टेबल टॉक आके जो है वो बात करते हैं, टॉक करते हैं। और उसके बाद फिर वहां पर अपनी बात मनवाने के लिए फिर से दादागिरी करता है, गुंडागर्दी करता है। इस बार अमेरिका के लिए प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि अमेरिका को सामने से ताबड़तोड़ जवाब मिल रहा है। तो ये प्रॉब्लम्स जो आ रही है अमेरिका के लिए, ये अमेरिका के लिए नई चीज है, कभी अमेरिका ने ऐसा देखा नहीं है। इस वक्त उनको जो है वो शेर का सवा शेर मिला है। ठीक है, तो अब यहाँ पर पहले ईरान कह रहा है कि हमारी कंडीशंस हैं, अब जब तक हमारी कंडीशंस नहीं मानेंगे हम बात ही आपसे नहीं करेंगे। अब यहाँ पर रही बात इस्लामाबाद पाकिस्तान में, पाकिस्तान को ही क्यों चुना गया? ये पाकिस्तान को ईरान ने नहीं चुना है, पाकिस्तान को चुना है अमेरिका ने। अमेरिका ने पाकिस्तान से कहा है कि आप आके बीच में मीडिएटर का रोल अपनाइए और पाकिस्तान की कोई हैसियत नहीं है कि वो अमेरिका से कोई बात मनवा ले या ईरान से कोई बात मनवा ले। पाकिस्तान सिर्फ इतना ही कर सकता है कि अमेरिका के जो मैसेजेस हैं उसको इधर लाके पहुंचा दे और इनके मैसेजेस को उधर लेकर पहुंचा दे। इसके अलावा पाकिस्तान और कोई काम नहीं कर सकता है। तो अब मेन बात यहाँ पर यह है कि टॉक्स होंगी या नहीं होंगी। टॉक्स होंगी, ईरान कह रहा है कि हाँ भाई हम करना चाहते हैं बात। कोई भी मसले का हल हमेशा गोली बारूद से, टैंक से, जेट से, हमले से नहीं निकलता है, बातचीत से निकलता है। बातचीत तो हम करेंगे, बातचीत के लिए हम तैयार हैं, एक मरतबा जा चुके बातचीत के लिए, 2 मरतबा तुमसे धोखा खा चुके बातचीत के लिए। लेकिन अभी सवाल ये पैदा होता है कि गारंटी कौन लेगा? इसकी गारंटी क्या है कि आप आगे चल के धोखा नहीं देंगे? इसकी गारंटी क्या है कि आप आगे चल के इस पूरे रीजन को आराम से रहने देंगे? आगे की गारंटी क्या है कि ईरान के ऊपर दबाव नहीं बनेगा? आगे की गारंटी क्या है कि ईरान की जो टॉप लीडरशिप है उसको उसका असैसिनेशन नहीं होगा? ये सारी चीजें ट्रस्ट के ऊपर डिपेंड करती हैं। और सबसे अहम मसला इस वक्त जो चीज रोक रही है इस टॉक को, वो ट्रस्ट है। ईरान कह रहा है पहले आप हमारा ट्रस्ट गेन कीजिए, उसके बाद फिर हम आगे बात बढ़ाएंगे। ठीक है, अब रवि करकरा जी आपका रुख करते हुए ये सवाल आपसे ये पूछना जरूरी इसलिए भी हो जाता है क्योंकि अभी हम ईरानी पैनलिस्ट से जब बात कर रहे थे तो उनका ये कहना है कि भाई आप पहले ट्रस्ट तो जीतिए, आप पर हमने एक बार भरोसा किया लेकिन आपने उस भरोसे को तोड़ दिया। उसी भरोसे पर कायम रखने के लिए हम पूरी तरीके से कैसे निर्भर हो जाए कि आप जो कह रहे हैं वो पूरी तरह सही है? और क्या ये वॉर वाकई में एक डाइवर्जन के तौर पर देखा जाए एप्स्टीन फाइल्स का, या फिर किसी प्लान के साथ में वाकई कूदे हैं ट्रंप? क्योंकि प्लान तो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए, मैंने आज 54 दिन हो गए हैं और मैंने पहले दिन यही बोला था कि ये जो वॉर का एक जो मेन मकसद है वो बिल्कुल आपने सही बोला है कि वो है कि एप्स्टीन, आपको याद है फरवरी में हर एक न्यूज़पेपर में, हर एक प्लेटफॉर्म में एप्स्टीन। तो ये एक बहुत क्लियर डिस्ट्रैक्शन थी, पहली बात ये।
और दूसरी जो अभी मेजर सर ने जो बोला है, मेजर जनरल सर ने, कि जो चाइना का, जो मैं बार बार बोलता हूँ कि ये जो जंग है वो सिर्फ इजराइल और ईरान की नहीं है। ये जंग जो है, ये जो पूरा जो चल रहा है, एक डिस्ट्रप्शन चल रहा है ग्लोबल, एक मंथन चल रहा है ऑफ द न्यू ग्लोबल ऑर्डर। और इसमें यूएस भी घुसा हुआ है, इसमें चाइना भी घुसा हुआ है, पीछे से रशिया भी अपने पेतरे लगा रहा है। पर सबसे बड़ी विडंबना ये है कि आप ईरान में जो हुआ उसमें जो अभी सर ने बोला कि पाकिस्तान को ईरान का समर्थन नहीं, वो गलत बात है, क्योंकि जब तक दोनों पार्टी एग्री नहीं करती तो कोई ऐसे बीच में नेगोशिएशन नहीं कर सकता। और वही पाकिस्तान है जिसने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को सपोर्ट किया, सब कोई पूरी ओपन बात है। और वही यूएस से जो कह रहा है कि ईरान को हम का न्यूक्लियर प्रोग्राम एनरिचमेंट को हम लोग खत्म करना चाहते हैं, पर आपने किसको डाला हुआ बीच में? उस कंट्री को डाला है जो एक टेररिस्ट स्टेट है, उस कंट्री को डाला है जिसने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को स्ट्रेंथन किया। मतलब आप देखिए कितना ये एक मतलब एक अजीब सा एक बन चुका है सिचुएशन। और जो सबसे बड़े जो प्लेयर्स हैं जो मिडिल ईस्ट के, उनको आपने साइड में किया हुआ है। तो ये तो बात जो है बहुत ही क्लियर, आपने बहुत बड़ी एनालिसिस की है शुरू में, कि ये जो अगर ऐसा ही चलेगा तो ये आगे नहीं बढ़ेगा। और अभी जी सुधाकर जी ने भी बोला, सर ने, कि ये जो है ये अब चलता ही रहेगा। और देखिए ट्रम्प एक बार अपना चाइना के साथ जो मीटिंग थी बहुत इंपॉर्टेंट, वो पोस्टपोन कर चुके हैं, ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ हमने बोली, रेयर अर्थ एलिमेंट्स क्यों इंपॉर्टेंट है। देखिए आपको भी पता है कि एवरी डे आप देख रहे हैं इतने लोगों की नौकरी गई, माइक्रोसॉफ्ट ने बंद कर दिया, फेसबुक ने निकाल दिया, इसने निकाल दिया। क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि एक जो सास बेस्ड जो वर्ल्ड इकोनॉमी वो खत्म हो चुकी है। अब लोग, मैं एआई में भी काम करता हूँ, एजेंटिक एआई का ज़माना है, इसमें एजेंट्स जो है वो काम कर रहे हैं जो हम लोग नहीं करते थे, राइट। जिसमें 10 लोग कर रहे हैं, वो एक एजेंट जो है वो 100 लोगों का काम कर रहा है, या यू नो दैट इज़ द रियलिटी ऑफ टुडे। और उनको चलाता कौन है? उसमें रेयर अर्थ एलिमेंट्स हमको आर्म प्रोडक्शन में ज़रूरत है। हमारी जो अभी बात चल रही है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है जो टेक्नोलॉजी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो है रेयर अर्थ एलिमेंट्स, जो हमारे डेटा सेंटर्स है, सारा सब कुछ आजकल। और अमेरिका का सबसे बड़ी आयरॉनिकल, ये बहुत कम लोगों को पता होगा कि सैन फ्रांसिस्को में जो उनकी सबसे बड़ी रेयर अर्थ एलिमेंट क्या अभी भी प्रोडक्शन होता है, वो प्रोडक्शन रॉ निकालते हैं और सीधा वहाँ से चला जाता है चाइना, और चाइना में प्रोसेस होता है। तो चाइना ने एक सिर्फ अमेरिका की नहीं, एक दुनिया की एक नब्ज पड़ी हुई है, बिल्कुल दबा के रखी हुई है कि हम जो है, हमने पूरा जो रेयर अर्थ एलिमेंट है, ऐसे लिथियम को उठा लीजिए आप, जो लिथियम ट्रायंगल है लैटिन अमेरिका में। मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ कि अल्टीमेटली एक उनका डोमेस्टिक एस्पेक्ट है, वो है कि एप्स्टीन फिल्म से डिस्ट्रैक्ट करना। सेकंड जो उनका मिड टर्म आने वाले हैं उसमें दिखाना कि देखो जो है यूएसए कितना बढ़िया हो गया। वेनेजुएला में जो हुआ, हम वैसे उनने सोचा था कि वेनेजुएला में जो होगा ईरान में होगा। अब ईरान वेनेजुएला तो नहीं है ना, ईरान एक 5000 से पुरानी सिविलाइजेशन है, पर्शियन सिविलाइजेशन है। और ये ईरान और इराक की वॉर से 40 साल से इस दिन का ये जो सिचुएशन है उसकी प्रेपरेशन कर रहे थे वो लोग। तो इसमें वो पूरी तरह फंस गए हैं। और जो मिसगाइड किया है वो इजराइल ने किया है, ठीक है। इजराइल का अपना खुद का एजेंडा है, क्योंकि उनको लगता है कि अगर ईरान के पास भी अगर न्यूक्लियर बॉम्ब आ जाता है तो हमारा जो दबदबा था मिडिल ईस्ट में वो खत्म हो जाता है। पर ईरान के पास आ जाएगा तो सऊदी बोलेंगे कि हम तो तुमको पेट्रो डॉलर से इतने सालों से संभाल के तुमको रखा हुआ है, तुमने तो आज तक नहीं कुछ किया हमारे साथ। तो इट इज़ एंड ये ट्रम्प ने और ट्रम्प के सलाहकार जो है उनका एक्सपीरियंस कुछ नहीं है। कोई किसी तरीके से कोई उनकी कोई अगर देखें, आप नेगोशिएशन को देखिए, राइट। आप अमेरिका से भेज रहे हैं जेडी वेंस को और 2 और जेरेड कुशनर और एक और इनको, और यहाँ पे ईरान सीरियसनेस से जा रहा है। जो लोग जा रहे हैं उस नेगोशिएशन में उनके पास पीएचडी है, उनके पास पूरी अंडरस्टैंडिंग है। वहां से 30 लोग आ रहे हैं और यहाँ से 3 लोग आ रहे हैं। मतलब आप बिल्कुल जो सर ने बोला है कि वो शुरू से इंटेंशन ही नहीं है कि कोई इसका सोल्यूशन निकले। जो वो अचीव कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं, वो हम उसको स्टॉलिंग कहते हैं या ब्लॉकेट जो किया है वो बेसिकली चाइना पे दबाव है कि आपको जो है ना, अगर हमसे बात करनी है तो आपको ये हमारी कंडीशन से जो हमको दिखाया जा रहा है वो सिर्फ एक डिस्कशन है, पर इसके पीछे जो बहुत ज़्यादा नेगोशिएशन चल रही है तो वो जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है एनालाइज करने के लिए। और ये मैंने अक्टूबर 7 के बाद भी बोला था कि ये जो पूरा जो खेल है ये इसमें चाइना हमेशा इन्वॉल्व होगा। आप चाहे उसमें आप हमास को ले लीजिए या गाजा ले लीजिए, अल्टीमेटली ईरान जो है वो भी अंडर प्रेशर, क्योंकि ईरान की इकोनॉमी
आज से नहीं खराब है, ईरान की इकोनॉमी काफी टाइम से डामाडोल है, अब तो और भी स्थिति बुरी हो जाएगी। तो ईरान ऑफ कोर्स विल कम बैक क्योंकि रिसोर्सेज बहुत है, पर ये जो सिचुएशन जो है ये बिल्कुल जो है हाथ से एक तरीके से निकल चुकी है। अब इसमें जो मुझे जो लगता है, जो मैंने आई थिंक किसी के इंटरव्यू में कल ही या आज बोला है, वहाँ पे मैंने बोला कि जो हम लोग कहते हैं कि मल्टीपोलर वर्ल्ड जो है वो अब बिल्कुल बन के रहेगी। क्योंकि एक जो मुझे जो दिखता है, क्या मैं सही हूँ या गलत, मुझे लगता है कि एक यूरोप, जीसीसी और इंडिया का जो आईमेक जो डिस्कशन थी G20 के बाद, वो जो पूरा प्रोसेस है उसका दुनिया को वो सोल्यूशन लाना पड़ेगा। इसीलिए आप देखिए जो हमारे राजनाथ सिंह जी जो हैं, जब वो जर्मनी गए, जर्मनी की स्टेटमेंट क्या आई है? जर्मनी की स्टेटमेंट आई है बाय 2040 वी वांट टू बी द स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी इन यूरोप। करेक्ट सर? आई एम श्योर यू हर्ड दैट स्टेटमेंट। एंड जापान की देखिए, जापान कह रहा है कि हम लोग World War II के बाद अपने आप को इक्विप करेंगे। तो ये इसमें बहुत बड़ा एक चर्निंग हुआ है। और मेरे हिसाब से मैं बार बार यही बोलता हूँ कि जब तक सऊदी अरेबिया, जब तक UAE, जब तक इंडिया नेगोशिएशन टेबल पे नहीं आएगा, इसका कभी कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। और पाकिस्तान तो आपको पता ही है, मैं क्या बोलूं, मतलब आप सबको भी पता है कि क्या सिचुएशन है। मतलब मुझे तो वो आयरॉनिकल लगता है कि वहां से वो कह रहे हैं कि आप न्यूक्लियर, आप यूरेनियम कीजिए, और वो उनको पता भी है। देखिए अब गेम क्या खेल रहा है अमेरिका तो पाकिस्तान को यूज ही कर रहा है, वो यूज एंड थ्रो करेगा। वो उसको यूज भी कर रहा है कि चलो तुम नेगोशिएट करो, ड्रामा दिखाने के लिए। और पाकिस्तान कह रहा है कभी इधर भाग रहा है, कभी उधर भाग रहा है। और ईरान कह रहा है चलो पाकिस्तान जो है, क्योंकि हमारा जो कनेक्शन है पाकिस्तान है, वो हमारे साथ खड़ा रहा है न्यूक्लियर पूरे प्रोग्राम के लिए, तो उनके साथ हमको बना के रखनी है। अल्टीमेटली आई थिंक बहुत ज़्यादा लॉसेज है ईरान एज एन फ्रॉम इकोनॉमिक एंड बिजनेस परस्पेक्टिव। GCC में हर रोज़ इतने ज़्यादा लॉसेज हो रहे हैं, इतना ज़्यादा। मेरी आज भी मीटिंग थी, 3 मीटिंग्स थी मेरी, एक ओमान के साथ और 2 UAE के साथ। तो सबको ज़्यादा खटक रहा है। और इसीलिए मुझे लगता है कि ज़्यादा देर जो सिचुएशन जो है, चाइना जो पीछे से सब कुछ ऑपरेट कर रहा है, पीछे से ऑलमोस्ट लाइक वो अपने टैंटिकल से ऑपरेट कर रहा है ईरान को। और चाइना सिर्फ ईरान के साथ नहीं ऑपरेट कर रहा है, पाकिस्तान के साथ भी लगा हुआ है। एक तरीके से वो लगा हुआ है, पाकिस्तान को कह रहा है कि तुम अमेरिका पे कुछ करो ताकि वो जो ब्लॉकेट खत्म हो। अब पाकिस्तान की हैसियत नहीं है। सेम टाइम ईरान लगा हुआ अपने गेम्स खेलने में, जो चाइना लगा हुआ ईरान के साथ गेम्स खेलने में। तो वी विल सी सम काइंड ऑफ कंक्लूजन जो होगा, वो मैं बार बार बोलता हूँ, पहले दिन से बोल के आया हूँ कि इसमें जो ट्रम्प की सबसे बड़ी हार है वो उनकी खुद की, उनके परिवार की, उनके एडमिनिस्ट्रेशन की सेकेंड टर्म की जो हार है वो निश्चित है, अनलेस कोई मिरेकल कहीं से निकल के आ जाए, जो मुझे दिखता नहीं है। क्योंकि उनके पर्सनल लेवल पे अटैक्स आपने बहुत सही बोला शुरू में। और सिमिलरली मुझे लगता है कि ईरान को रीबिल्ड करना पड़ेगा, कहीं तो नेगोशिएट करना पड़ेगा, नहीं तो वो कंट्री का तहस नहस हो जाएगा। ठीक है रवि सर, एक बार फिर मैं सुधाकर सर आपके पास आ रही हूँ। और सर ये सिचुएशन जो इस वक्त वॉर को लेकर के दिखाई दे रही है या ट्रम्प के माइंडसेट को लेकर के दिखाई दे रही है, ऐसे में एक सवाल ये भी आता है कि क्या उम्मीद लगाई जाए, डेडलॉक टूटेगा या फिर World War III अनलॉक होगा? सुरभि, सबसे मेरा आवाज सुनाई दे रहा है ना? मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ, बहुत अच्छे ब्रिलियंट क्वेश्चंस यू आर आस्किंग। और इन सवालों का हम चाहे कितने भी चर्चा करें, जवाब कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन ये डेडलॉक रहेगा। ईरान कोई छोटा मोटा देश नहीं है। मैं शुरू से कहते आ रहा हूँ, ये 28 तारीख को बॉम्बिंग इन्होंने शुरू की है। मेरा आर्टिकल 21 फरवरी को आउट हुआ है। एक इट इज एक्यूरेट टू योर फॉल्ट। और उसमें ये मैं सेंट्रल लाइन है कि नेतान्याहू जो है, जो रवि साहब ने बहुत बढ़िया तरीके से बताया, उनको बधाई देना चाहता हूँ। नेतान्याहू डोनाल्ड ट्रंप को आप देखिए, पिछले 47 साल में क्या यूएसए के और कोई प्रेसिडेंट नहीं थे? कोई भी प्रेसिडेंट, ये भी तो था 2018 17-21, कोई प्रेसिडेंट इनसे पहले ईरान के खिलाफ क्यों नहीं हमला किए? क्या वो काबिल नहीं थे? उनका भी तो काबिलियत था, सुपर पावर है। और डोनाल्ड ट्रंप क्या इलेक्शन कैंपेनिंग में 100 बार बोला, मेरे पास रिकॉर्डेड वर्जन मेरे दोस्त भेज रहे हैं, कैंपेनिंग के दौरान बोला है कि ईरान के खिलाफ वो लड़ाई नहीं करेगा। एक बार नहीं, 100 बार बोला है। ये कोई छोटा मोटा देश नहीं। अभी देखिए, आपका जो सवाल है, मेरे विचार के मुताबिक, मैं गलत कह सकता हूं, लेकिन मेरा विचार जो अंदाज है इस तरफ है। ये दिखावा के लिए वो कह रहा है कि ट्रुप्स मूवमेंट, आज कुछ मूवमेंट में 10 से 15 हजार ट्रुप्स है, अमेरिकन ट्रुप्स। उसमें डेल्टा फोर्स भी है,
स्पेशल फोर्सेस जुड़े हुए हैं, कुछ पाकिस्तान की तरफ से हलचल हो रहा है। पाकिस्तान के अंदर तो आग लगी हुई है। खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, वो बम ब्लास्ट हो रहा है। वो अमेरिकन ट्रूप्स उधर, मेरे को लग रहा है वो ईरान के खिलाफ तैयारी नहीं कर रहे हैं, वो अपने आप को सेफ जगह पे ले जाना चाहता है, क्योंकि इनके जहाँ पे कैंप था, कैंप के ऊपर के गोलाबारी होने का खतरा था। इधर से वो रिलोकेट किए हैं आज के दिन में। तो इसके साथ उनके पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर थे, अब्राहम लिंकन और जेराल्ड फोर्ड। अभी तीसरा आ गया है जॉर्ज बुश। लोग पूरा वो कह रहे हैं कि 3 आ गए। तीन कोई बड़ी चीज नहीं है। डेजर्ट स्टॉर्म के टाइम में इनके 6 एयरक्राफ्ट कैरियर आए थे। आज सब अलग अलग चैनल में बोल रहे हैं कि 200 से ज्यादा फाइटर जेट इकट्ठे हो जाए। कुछ नहीं, आप एरियल बोम्बार्डमेंट से कुछ नहीं कर सकते। मैं देखिए, बाय नो मीन्स मेरे को आप मत समझिए कि मैं ईरान के सपक्ष में कह रहा हूँ, मैं एक मिलिट्री मैन हूँ। मैं कह रहा हूँ बेस्ड ऑन फैक्ट एनालिसिस दे रहा हूँ। मैं एनालिसिस ये कह रहा हूँ कि एरियल बोम्बार्डमेंट के जरिए से आप कोई लड़ाई में जीत नहीं सकते जब तक आपका बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं जाएगा। बूट्स ऑन ग्राउंड के लिए पूरा ईरान बहुत बड़ा एक देश है, 2300 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट और वेस्ट टू ईस्ट अगर आप देंगे करीब करीब 1800 से 2000 किलोमीटर, 31 प्रोविंसेस। ये थियोक्रेटिक सोसाइटी है। 47 साल से उनके पूरा एकदम जड़ तक, उनका छोटे बच्चों से, मैं खुद ईरान गया हूँ, लोग पढ़े लिखे हैं। सबसे ज्यादा इनके पीएचडी अगर देखेंगे 4th लार्जेस्ट पीएचडी कंट्री। और उनका आईक्यू, ये 4-5 दिन पहले कोई एक इंटरनेशनल जर्नल में पढ़ रहा था, 4थे नंबर पे आईक्यू आता है। सबसे पहला है मेरे ख्याल से साउथ कोरिया, उसके बाद शायद चाइना, तीसरे में जापान, 4थे नंबर पे ईरान है। पढ़े लिखे लोग हैं। हमारे साथ जो को पैनलिस्ट बैठे हैं, देखिए ना कितना क्लैरिटी के साथ बात बोल रहे हैं जी। क्लैरिटी, एक एक लफ्ज जो बोल रहे हैं पूरा वजन वाला, भारी वाला, एकदम खांटी घी की तरह बात करते हैं। तो इसलिए मैं कहना चाह रहा हूं ये एक डेडलॉक होने जा रहा है। अगर इसकी बरखिलाफ कोई बदलाव या कोई अच्छा रोड मैप के साथ निकलता है, बहुत खुशी की बात होगा। We welcome any, because this war has got no meaning. It's a mindless conflict. It must be brought to an end. आज के दिन में जो तैयारी हो रहा है, 1 मिनट और लूंगा सुरभि, if you allow me। 15,000 ट्रूप्स मूव किए हैं। एयरक्राफ्ट के लिए तीसरा आ गया है। 200 से ज्यादा फाइटर जेट्स हैं। वो सोच रहे हैं एरियल बोम्बार्डमेंट के जरिए से वो हरमुज, ऑब्जेक्टिव उनका चेंज हो गया। अभी रेजिम चेंज नहीं है, अभी न्यूक्लियर एनरिचमेंट वो पीछे चला गया है। अभी है स्ट्रेट ऑफ हरमुज को खोलना है। उसको खोलने के लिए ब्लॉकेट के ऊपर ब्लॉकेट लगा दिए। ये कोई तरीका होता है बातचीत के जरिए से? जैसे उन्होंने बताया हमारे जो मोहम्मद साहब हैं कि ट्रस्ट होना चाहिए। ट्रस्ट की कमी है आज के दिन में। वो ट्रस्ट को आप कैप्चर नहीं कर सकते हैं जैसे अभी बूट्स ऑन ग्राउंड का प्लानिंग चल रही है। आज एक कोडिफाइड एनक्रिप्टेड कोड वर्ड पास हुआ है पेंटागन से टू फोर्सेस। उनका सेंट्रल कमांड हेडक्वार्टर है फ्लोरिडा, फॉरवर्ड बेस है यहाँ पे कतर में। उनके पास कोडेड मैसेज है। कोडेड मैसेज क्या है? ये मेरा अंदाज है, फौजी हूँ। ये कोडेड मैसेज ये है कि आप बूट्स ऑन ग्राउंड के लिए तैयार रहिए। इतना आसान नहीं है। स्ट्रेट ऑफ हरमुज को डेप्थ वाला चैनल है, ये ईरान की तरफ है। और मैं खुद गया हूँ, मैं जानता हूँ। उनके पहाड़ी ऐसा है, एक पत्थर भी फेंक देगा वो जहाज को नीचे गिरा देंगे, इतना काबिल है। उनका मिसाइल लॉन्चर, वो सब कह रहे हैं कि वो पूरा एकदम 80% डिस्ट्रॉय, कुछ नहीं है। इनके पास अभी भी है 50 से 60% कम से कम होंगे। डोंट अंडर एस्टिमेट एनी कंट्री। इनके पास ड्रोन्स काफी सारे हैं, सर्ज कैपेसिटी है। डेली उनके ड्रोन्स मैन्युफैक्चर हो रहे हैं। 400 ड्रोन्स, कामिकाजे ड्रोन्स, शाहिद 136। एक महीने में 10,000 से 12,000। स्टॉक पाइल लड़ाई शुरू होने से पहले 86,000 हुआ करता था। मिसाइल जो ओपन सोर्स में दिखा रहा है 3,000। सॉरी, दीज आर रॉन्ग फिगर्स। मैं सर मनोज सर के पास में जाऊं, इससे पहले मैं आपसे एक सवाल इसमें और ऐड ऑन करना चाहूंगी। सर, क्या आप ये मानते हैं कि ट्रम्प जिस तरीके से एक एक मूव अभी ले रहे हैं, वो इस वॉर सिचुएशन को समझ ही नहीं पाए हैं? जो आकलन उन्होंने वेनेजुएला में कर दिया और उसी आधार पर वो आकलन ईरान के साथ भी कर रहे हैं, क्या इतना इजी गेम समझा था उन्होंने? सुरभि, ये सब कुछ, ये कोई बेवकूफ नहीं है। डोनाल्ड ट्रम्प बड़ा चटक आदमी है जी, सब समझता है ये। तो सर उनके सलाहकार क्या कर रहे हैं? नहीं, वही वो कॉस्ट बेनिफिट, एक मैनेजमेंट में एक टर्म यूज होता है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, सीबीए शॉर्ट में बोलते हैं। वो सीबीए, उसका डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूएंसी में मसला इतना खतरनाक है, वो वहां से निकलना चाह रहे हैं, सबका ध्यान इधर लाना चाहते हैं जी।
ठीक है कि नहीं? वो यहाँ पे सब कुछ साम दाम दंड भेद लगा के सबको डिस्ट्रैक्ट करना चाहते हैं कि भाई ये तो मर गया, इधर अमेरिका चला जाएगा। मेन चीज सेंट्रल पॉइंट है सुरभि, वो है पेट्रो डॉलर। पेट्रो डॉलर आपके चैनल में शायद रवि साहब भी बैठे थे या और कोई चैनल में। पेट्रो डॉलर का जो डोमिनेंस है, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, 1973-74 रवि साहब ने बहुत बढ़िया एक आर्टिकल लिखे हैं, उसको पढ़ना चाहिए सबको। और ये पेट्रो डॉलर का कहानी जो है अभी शिफ्ट हो रहा है पेट्रो युआन की तरह। पेट्रो युआन का डोमिनेंस पिछले 6 नहीं 54 दिन के अंदर उसका डोमिनेंस हैज गॉन अप बाय 20%। जी बिल्कुल। जबकि उसका 1.76% हुआ करता था युआन का। एज ए इंटरनेशनल, इसको इंटरनेशनल रिजर्व करेंसी नहीं माना जाता है। रिजर्व करेंसी 3 है, यूएस डॉलर, येन और आपका है यूरो, ये 3 माने जाते हैं जिसके जरिए से आप कमर्शियल एक्टिविटी ट्रांजैक्ट कर सकते हैं। लेकिन युआन का डोमिनेंस पिछले 54 दिन के, आई होप आई एम रॉन्ग एज फार एज माई ओपन सोर्स स्टडी इज कंसर्न, 20% डोमिनेंस बढ़ा है। और उनका जो इंटर कॉन्टिनेंटल ट्रांस बॉर्डर जो ट्रांसमिशन होना है, ये भी सक्सेसफुली ब्राजील ने सक्सेसफुली ट्राई आउट कर रखा है। ये इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है अभी। कैसे आप स्विफ्ट के जरिए से पैसे ट्रांसफर ना करके ये वाला जरिए से कैसे कर सकते हो। सो एनीवे, द सम टोटल ऑफ ऑल दिस इज, ये खींचते जाएंगे, ये लंबा खींचेगा उनका। ये अभी मिड टर्म इलेक्शन हो जाएगा, उसके बाद वो दबदबा रहेगा इनके ऊपर, ईरान के ऊपर प्रेशर डालते रहेंगे। और ईरान बहुत अच्छा कर रहा है, मैं तो उनको शाबाशी दूंगा, पर डट के लड़ा है। वो अभी तैयारी कर रहे हैं बूट्स ऑन ग्राउंड के लिए। कहा? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का जो चौड़ाई है 145 से 190 किलोमीटर, उनका जो कोस्ट लाइन है 2300 किलोमीटर होता है ईरान का। ये 145 से 190 किलोमीटर के बीच में स्पेसिफिक जगह जहां जहां पे वो सस्पेक्ट कर रहे हैं, सैटेलाइट पिक्चर है, वहां वो स्पेशल फोर्सेस को भेज के बाय एयरबोर्न फोर्स उसको कैप्चर करना चाहते हैं। इनका जो पहाड़ियां हैं जो डोमिनेट कर रही है चैनल, वाटर चैनल्स को, ये 3 लेयर में है। एक है 2000 से 6000 फुट, दूसरा है 6000 से 9000 फुट, तीसरा है 9000 से 12000। ये तीनों लेयर में अगर फौज को कैप्चर नहीं कराएंगे तो यहाँ पे आईआरजीसी आके कोई भी जगह से मल्टीपल लोकेशन, ऑल्टरनेट पोजीशन से ड्रोन फायर कर सकते हैं, या मिसाइल फायर कर सकते हैं, या रॉकेट फायर कर सकते हैं, या आर्टिलरी फायर कर सकते हैं। ठीक है, अब मनोज सर, मैं आपका रुख करते हुए मुझे सर ये समझाइएगा जरा कि सर अगर डेडलॉक टूट गया तो क्या ये संभावनाएं बनती हैं कि JCPOA स्टाइल में ही ये कोई डील साइन होगी, या फिर ये पूरी तरीके से कोलैप्स होगा? देखिए सुरभि जी, एक चीज तो हम सब यहाँ बैठ के चर्चा कर रहे हैं। देखिए, डेडलॉक विश्व की अर्थव्यवस्था के लिए और मानवता के लिए टूटना बहुत जरूरी है, क्योंकि युद्ध किसी चीज का सलूशन नहीं है। और युद्ध के जगह पे अगर डिप्लोमेसी चल रही है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब कोई भी वार्ता शुरू होती है तो उसके जो बेसिक जो ऑब्जेक्टिव होते हैं, गोल्स होते हैं, वो सारे स्टेक होल्डर पहले तय कर लेते हैं। लेकिन अभी जिस तरीके से पूर्व के वक्ताओं ने कहा कि जो ट्रस्ट की कमी है, और मुझे लगता है कि विदाउट ट्रस्ट गेन किए ये संभव होते हुए दिख नहीं रहा है। क्योंकि देखिए, दोनों देशों की जो महत्वाकांक्षाएं हैं वो बहुत ही हाई लेवल पे जा चुकी हैं। और चाहे अमेरिका अपने आप को वर्ल्ड का सुपर पावर मानता है, अगर हम अर्थव्यवस्था के रूप से देख लें या डिफेंस के रूप से देख लें, लेकिन उसे समझ ही नहीं आ रहा है कि 90 के बाद से जिस तरीके से यूएसएसआर का डिक्लाइनेशन हुआ और ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन के नाम पे वर्ल्ड के सारे देशों ने जो अपने आप को एम्पावर किया, उसी के फिलॉसफी, उसी को टूल्स को लेके जिस तरीके से डे बाय डे हर देश एक सॉवरेन स्टेट के नाम पे अपने आप को एम्पावर किया है, अपने नेशनल इंटरेस्ट की बात किया है, और आज जब उसके साथ बराबरी खड़े होने की कोशिश कर रहा है तो आप देख सकते हैं कि टैरिफ को लेकर अमेरिका ने किस तरीके से पूरे वर्ल्ड को एक तरीके से ग्लोबलाइजेशन को यू टर्न पे लाके खड़ा कर दिया। और इतना ही नहीं, अगर आप ये भी देख सकते हैं जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाए गए, इसमें सबकी अमेरिका की बहुत बड़ी भूमिका थी। लेकिन जब आज आप देख सकते हैं कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को फेल करने में अमेरिका सबसे आगे है, आप समझ सकते हैं कि यूएनओ जैसे संगठन में वीटो पावर लगा के सबसे ज्यादा उसका मिसयूज कौन करता है। तो मेरा ये मानना है कि जिस तरीके की स्थिति अभी बन रही है, ये कहीं न कहीं एक नया जो वर्ल्ड ऑर्डर बनने जा रहा है। और चाइना, नो डाउट हम सब जानते हैं कि वो वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और अमेरिका उसी नंबर 1 और नंबर 2 की लड़ाई लड़ने के लिए जिस तरीके से वेनेजुएला में मुदरई को जिस तरीके से वहां से किडनैप किया और उसके सारे ऑयल पे जो कब्जा किया। और मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि 1979 के बाद जो इस्लामिक रेवोल्यूशन ईरान में जो हुए थे, उसके बाद से पहला ये मतलब टॉक इस तरीके लेवल पे हो रहा है जिसका कोई एंडिंग दिख नहीं रहा है। और ईरान भी एक बिल्कुल अपने इंटरेस्ट और नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में रख के जिस तरीके से अड़ा हुआ है, मुझे लगता है ये पूरे वर्ल्ड के लिए, हर देशों के लिए एक आई ओपनिंग है।
तो ये एक इशारा है पूरे वर्ल्ड के देशों के लिए कि हमें किस तरीके से अपने नेशनल इंटरेस्ट को और अपनी सॉवरेनिटी को बचा के रखना, क्योंकि अमेरिका और ट्रम्प के माध्यम से पूरी तरीके से एक पूरे विश्व के सामने, विश्व में 194 नेशन है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि जो एक्सपोज हुआ है अमेरिका, मुझे लगता है कि इस 21वीं शताब्दी में इस तरीके की घटना पहली बार देखने को मिल रही है। ऐसे हिडन एजेंडा हम सब, हर देश का अपना होता है, अपनी फॉरेन पॉलिसीज होती है, लेकिन ट्रम्प की नीति और उनके स्टेटमेंट और जिस तरीके के उनके जो मीडिएटर करने वाले जो लोग थे, वो कहीं ना कहीं अमेरिका, ट्रम्प के साथ साथ अमेरिका की साख को भी बहुत बड़ा धक्का लगा है। और जो मेगा का जो कंसेप्ट था वो पूरी तरीके से फेल होते जा रहा है। पेट्रो डॉलर जिस तरीके से उसका जो हेजेमनी था वो कहीं ना कहीं डिटोरिएट कर रहा है, और हर जगह पे एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, रीजनल ग्रुप्स और एक उसके काउंटर करने के लिए जो जिस तरीके के सारे देश निकल के आ रहे हैं, आप समझिए पिछले 2-3 दिनों में उन्होंने भारत जैसे देश को भी जिस तरीके से अपने ट्वीट के माध्यम से एक तरीके से जो स्टेटमेंट दिया, उसका पूरा विश्व ने एक तरीके से भर्त्सना किया। ईरान ने भी इस चीज को उठाया। तो मेरा ये मानना है कि अमेरिका की जो नीति रही है और जो एक सुपर पावर बनने की नीति रही है, जो हमें हमेशा बात करता है, कोएग्जिस्टेंस की बात करता है, हमेशा ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड की बात करता है, हमेशा इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात करता है, लेकिन आज वो कहीं से वो चीजें दिख नहीं रही है, जिसके चलते आज अमेरिका का साख अंतर्राष्ट्रीय जगत में डाउन हो रहा है। और मेरा ये मानना है कि ये डेडलॉक तब तक समाप्त नहीं होगा जब तक ईरान के जो इंटरेस्ट हैं, उसके जो शर्तें हैं, उसको अगर अमेरिका नहीं मानता है। और दूसरी तरफ अमेरिका की भी मजबूरी यही है कि ट्रम्प इस युद्ध से क्या खोया क्या पाया, उन्हें अभी तक कुछ प्राप्त नहीं हुआ है, और इसीलिए शायद वो भी अड़े हुए हैं कि हमें इस युद्ध से हम कुछ लेके वापस जाएं, ताकि डोमेस्टिक लेवल पे हम अपने खास करके जो रिपब्लिकन्स का जो चुनाव होने वाला है, जो पार्टीज है, जिस तरीके से वहाँ विरोध हो रहा है, उसको हम कैसे अपने आप को फेस सेविंग दिखा सके। तो ये एक बड़ा ही एक डायनेमिक सिचुएशन पूरे वर्ल्ड राजनीति में हम सबको देखने को मिलेगा, और जो भी वार्ता में निकल के आएगा, देखिए युद्ध में ऑब्वियस है कि जीत हार तो होती है। अगर आप देख लीजिए तो उस हिसाब से ईरान के बहुत ज्यादा डैमेज हुए हैं। ईरान के जितने भी बेस्ट लोकेशन थे, जो भी उसके स्ट्रेटेजिक पॉइंट, सबको इन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया, लगभग 65 to 70%। ये शायद अमेरिका को भी पता नहीं था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक ऑक्सीजन लाइन है ईरान का, कि जब चाहे वो पूरे वर्ल्ड के नस को दबा सकता है, और शायद वही स्थिति है जिसके माध्यम से आज अमेरिका एक तरीके से टॉक पे आना चाहता है और वार्ता को सफल करना चाहता है। जी सुरभि जी। ठीक है अभिदी सर, क्योंकि ईरान को लेकर के भी ये सवाल जरूर पूछे जा रहे हैं कि सर अभी ट्रस्ट बिल्ड नहीं हो पाया अमेरिका के साथ में, इस्लामाबाद टॉक्स फेल हुए, लेकिन दूसरे दौर की वार्ता के लिए आप लोग भी आगे आने को तैयार हुए। आपने कहा हम तो चाहते हैं कि वॉर खत्म हो जाए, लेकिन वॉर अभी भी जो जारी है वो सिर्फ और सिर्फ ट्रंप की वजह से। अगर ट्रंप अटैक करेंगे तो हम पलटवार भी करेंगे। ऐसे में सिचुएशन सर मैं आपसे अब ये जानना चाहती हूँ, अब आगे क्या ईरान क्या अपनी शर्तों पर अड़ा रहेगा? जो शर्तें आप लोगों की तरफ से रखी जा रही हैं, अगर उसमें से 1 या 2 शर्तों पर भी बात नहीं बनी तो क्या आप लोग नेगोशिएट करने को तैयार है, या फिर पूरी तरीके से आप उन्हीं शर्तों को लेकर के टिके रहेंगे कि जो हमने कहा है हम उसी पर अडिग हैं, आपको वही मानना पड़ेगा और तभी किसी तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने का रास्ता डिसाइड होगा? और सर दूसरी चीज ये भी एक चर्चा चल रही है बहुत ज्यादा वर्ल्ड वाइड, ईरान का कंट्रोल अब अपने IRGC पे ही नहीं रह गया है। IRGC अपने डिसीजंस खुद ले रहा है कि उसे क्या करना है। जी, सबसे पहले तो मैं बधाई दूंगा अपने को पैनलिस्ट को, चाहे वो करकराज जी हों, चाहे वो हमारे सुधाकर जी जो हमारे बुजुर्ग हैं, और चाहे क्या कहते हैं हमारे मनोज जी हों। इन लोगों ने बहुत ही खुलकर अपने ओपिनियंस रखी हैं ईरान के सिलसिले में। सुधाकर जी ने अपनी पूरी जो रिसर्च है ईरान के सिलसिले में कि वहाँ का IQ कैसा है, हमारे करकरा जी ने बताया कि किस तरीके से कि ईरान की जो लिटरेसी रेट है वहाँ का वो कैसा है। मनोज जी ने जो बताया कि ईरान जो है वो अपने नेशनल इंटरेस्ट के सिलसिले में बात कर रहा है। बिल्कुल इस तरह की बातें हमें आमतौर से चैनल्स के ऊपर देखने को नहीं मिलती हैं। मैं बहुत ही इनको जो है अप्रिशिएट करता हूँ कि इस तरीके से ये खुल के बात करते रहें। अब आपकी जो बात आई है कि ईरान अडिग है, नहीं जी नहीं, ईरान अडिग नहीं। ईरान जो बात कर रहा है यहाँ पर वो अपने हक की बात कर रहा है जी। आप देखिए ना, 47 इयर्स हो गए हैं ईरान में इस्लामिक लिबरेशन आए हुए। आप एक भी इंसिडेंस नहीं बता सकते हैं कि ईरान ने किसी भी मुल्क के ऊपर हमला किया हो। सबसे पहले 80s में जैसे ही 2 साल के अंदर जैसे ही इनकी हुकूमत बनी, सद्दाम के जरिए से ईरान के ऊपर हमला करवाया गया। 40 कंट्रीज जो हैं वो दुनिया की उसको सपोर्ट कर रही थी। 8 साल तक ये जंग चली और उसके बाद ये जंग रुक गई। उसके बाद अभी आप रिसेंटली देख रहे हैं कि अमेरिका की तरफ से और इजराइल की तरफ से ईरान के ऊपर हमला कराया गया। ईरान के साइंटिस्ट, ईरान के जो एलिट्स हैं, उनको कहीं ना कहीं जो है वो इजराइल, चाहे वो ईरान में, चाहे ईरान के बाहर, सीरिया में, लुबनान में, ये मारता आ रहा है।
ठीक है, एक भी आपको ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं मिलेगा जहां पर ईरान ने पहल की हो। एक बात। दूसरी बात ये कि आप देखें, एक 90 मिलियन लोगों का एक देश है कि जहां पर पढ़े लिखे लोग हैं, जहां पर शरीफ लोग हैं, जहां की सभ्यता जो है वो 5000 साल पुरानी है। सवाल ये पैदा होता है, और वो मुल्क जिसका सुप्रीम लीडर जो सियासी भी है, पॉलिटिकल भी है, और साथ साथ वो धार्मिक गुरु भी है, जहां वो एक मरतबा पॉलिटिकली बात कर रहा है और जो है वो सियासी तौर पर अपने नजरियात को रख रहा है। दूसरी तरफ से वो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू को बयान कर रहा है और ये कह रहा है कि इस्लाम इस बात की इजाजत हरगिज नहीं देता है कि कोई ऐसा काम किया जाए कि जो इंसानियत के खिलाफ हो और इंसानियत के खतरे के लिए हो, इसलिए हम न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएंगे। आपने ये बात सुनी होगी, एक मरतबा नहीं बहुत मरतबा सुनी होगी, जब ईरान जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के ये बात कह रहा है। साथ ही वो आके कह रहा है, पता है आपको, ईरान ने कहा कि अगर आपको हमारे ऊपर ट्रस्ट नहीं है, अगर आप चाहते हैं कि हमारा ट्रस्ट आप गेन करें, तो एक काम कीजिए, आप आइए, एक कमेटी बनाइए जिसमें एक अमेरिका का रिप्रेजेंटेटिव हो, एक यूएसए का हो, और एक जो है वो एटॉमिक एनर्जी का जो सेंटर है उसका एक वो आए, और आने के बाद देखिए हमारे यहाँ कि हम जो न्यूक्लियर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो किस टाइप का कर रहे हैं, न्यूक्लियर पावर बनाने के लिए कर रहे हैं, न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए कर रहे हैं, या न्यूक्लियर एनर्जी का जो क्या कहते हैं हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए कर रहे हैं, बिजली बनाने के लिए कर रहे हैं, या दूसरे कामों में दवाएं बनाने के लिए कर रहे हैं, या दूसरे कामों के लिए कर रहे हैं। ठीक है, ईरान यहाँ तक आ गया और बात कर रहा है, तो यहाँ पर अडिग होना तो समझ में नहीं आ रहा है। अगर आप ये कहें कि ईरान अपनी शर्तों पर अडिग है, अमेरिका तो ईरान कह रहा है ना कि यूरेनियम एनरिचमेंट तो छोड़ना होगा किसी भी तरीके से ईरान को। तो सर इन शर्तों पर तो आप अड़े हुए हैं। वो ईरान कहता है हम लोग नहीं हटाएंगे, पहले ईरान को हटाना पड़ेगा, आप कह रहे हैं हम हटाएंगे नहीं। एक मिनट जी, अमेरिका कौन होता है कहने वाला? हाँ, अमेरिका कौन है? अमेरिका कौन है? अमेरिका कौन होता है कहने वाला कि हम किससे तेल खरीदें, किससे तेल ना खरीदें? मेरा सवाल की ओर से रखी जा रही है। प्लीज मेरी बात जी, मेरी बात अमेरिका कौन होता है कहने वाला कि हम किससे तेल खरीदें, किससे गैस खरीदें? बिल्कुल। अमेरिका कौन होता है कहने वाला कि आप ये काम कीजिए और आप ये काम न कीजिए? है कौन अमेरिका? असल मसला यहाँ पर यह है कि हमारे जहनों में भ्रम पैदा हो गया है कि अमेरिका माई बाप है, जबकि अमेरिका गुंडा है, और गुंडे को गुंडे की जबान में बात की जाती है। वो कह रहा है कि तुमको ये करना पड़ेगा, हम कह रहे हैं कि हम ये नहीं करेंगे। हमारा इंटरेस्ट, हमारा नेशनल इंटरेस्ट, हमारे लोगों का इंटरेस्ट इसमें नहीं है। सीधी सी बात है, इसमें अडिग होने की कौन सी बात है? अच्छा, अगर मान लीजिए अमेरिका की बात मान ली, हमने अमेरिका को, ईरान कह रहा है कि हमने अमेरिका को यूरेनियम अपना इन्वेस्टमेंट बंद कर दिया, और जो 400 किलो यूरेनियम है वो उठा के अमेरिका को दे दिया। क्या गारंटी है कि बाद में अमेरिका कोई और बहाना नहीं बनाएगा? आप कोई बात रख सकती है इसमें? आप गारंटी लेंगी? कोई नहीं ले सकता गारंटी। तो यहाँ पर ईरान यहाँ पर अडिग नहीं है। ईरान कह रहा है कि आप यहाँ पर आकर गारंटी लीजिए कि आइंदा रीजन में किसी किस्म की अफरा तफरी नहीं होगी, हमारे ऊपर हमला नहीं होगा, और अगर आप हमारे ऊपर हमला करते हैं तो बाद में फिर वही मसला होगा। तो अमेरिका, अब ईरान ये चाहता है कि ये पॉज, फिर उसके बाद टॉक, फिर उसके बाद हमला, फिर उसके बाद फिर टॉक, फिर उसके बाद हमला, ये सब चक्कर नहीं है। एंड ऑफ दी वॉर होना चाहिए, वॉर बिल्कुल खत्म होनी चाहिए, उसकी गारंटी होनी चाहिए, और उसके बाद आप यहाँ पर अपनी दादागिरी नहीं जमाएंगे। हम आपको अपना माई बाप नहीं मानते। दूसरे माना करें, दूसरे आपके कहने से तेल लिया करें, दूसरे आपके कहने से तेल ना लिया करें, दूसरों को अपने मुल्क की, अपना नेशनल इंटरेस्ट उनकी निगाह में हो या ना हो, वो आपसे डरते हैं, हम नहीं डरते आपसे। हमारा काम ये है कि हमारी जनता आराम से रहे और हमारा मुल्क तरक्की करे। अब उस मुल्क की तरक्की करने में अगर आप रुकावट बन रहे हैं तो आपको यहाँ से जाना पड़ेगा, हम आपकी बात को नहीं मानेंगे। अगर आप गुंडागर्दी की जबान इस्तेमाल करेंगे तो आप देख लीजिए कि आपने गुंडागर्दी की जबान इस्तेमाल की, आपको जवाब मिला, और आप मुंह की खा रहे हैं, और अलग अलग कभी कभी आप कह रहे हैं कि 48 घंटे का टाइम दे रहे हैं, कभी 10 घंटे का टाइम दे रहे हैं, कभी 5 घंटे का टाइम दे रहे हैं, और ये सब होने वाला नहीं है। हमारे ऊपर इस धमकियों का असर होने वाला नहीं है। दूसरी बात, मैं आपकी तरफ आता हूँ इसी इसमें कि ये मुल्क ऐसा है कि जो दूसरों के ऊपर कोई पाबंदी नहीं लगा रहा है, दूसरों के लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ कल भी खुला था और आज भी खुला है, लेकिन कल जो खुला था उसके बंद होने में जो तरीका तब्दील हुआ है उसमें अमेरिका और इसराइल असर बना हुआ है। पूरी दुनिया उठा के देखिए, हम रोजाना लाइव जा रहे हैं, आप क्या कहते हैं चैनल्स के ऊपर, वहां बात आ रही ईरान क्यों नहीं खोल रहा है, ये बात हम अमेरिका से क्यों नहीं कह रहे हैं?
सबब तो अमेरिका है ना, वजह तो अमेरिका बना है और इसराइल बना है इस काम के लिए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो खोला हुआ था इन्होंने। अच्छा, अभी भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला हुआ है, अभी भी चाइना के शिप्स जा रहे हैं, अभी भी रशिया के शिप्स जो है वो जा रहे हैं आराम से। अमेरिका ने आके ब्लॉकेट लगाया है। अमेरिका ने कहा है कि अब हम, अच्छा वो पायरेसी वाली बात है जो अमेरिका की हिस्ट्री है, 200 साल पहले 250 साल पहले अमेरिका जो इतना पैसा वाला वो कैसे हुआ। हमारे करकरा साहब जो है वो उसके एक्सपर्ट हैं, यूएसए में हैं भी, बताएंगे बेहतर तरीके से। भाई इनकी हिस्ट्री है ये पायरेसी, ये लूट मार जो है वो जंगी, वो जो बिरले जाते थे तजारती, उनके ऊपर ये किया करते थे। तो कुल मिला के यहाँ पर बात हक की है, यहाँ पर बात नेशनल इंटरेस्ट की है। भाई हमारा नेशनल इंटरेस्ट इसमें है कि हम, हमारे लिए एक गारंटी हो जाए कि अमेरिका हमारे नेशनल इंटरेस्ट को किसी भी तरीके का नुकसान आइंदा में नहीं पहुंचाएगा, हमारी पब्लिक आराम से रहेगी। अच्छा, 47-48 साल तक हम सैंक्शंस झेलते रहे, हमारी इकोनॉमी बर्बाद होती रही, मगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के उस तरफ जो कंट्रीज थे वो अमेरिका के साथ आराम से चैन से अपनी इकोनॉमी भी अच्छी कर रहे थे, उनका टूरिज्म भी अच्छे से चल रहा था, उनका तेल भी बिक रहा था, उनकी गैस भी जा रही थी, और उसके बाद वो अमेरिकन जो है वो बेसेस भी वहां बने हुए थे जिनका इस्तेमाल करके अमेरिका ने ईरान को बर्बाद करना चाहा। ईरान ने कहा अब ये ऐसा नहीं होगा, आपकी जमीन से, आपके स्पेस से हमको बर्बादी, हमारी बर्बादी हुई है, लिहाजा अब यहाँ से अमेरिका का स्पेस भी जाएगा, और अगर आप चाहते हैं कि इस रीजन में सुकून रहे, अमन रहे, तो आप अमेरिका का साथ छोड़िए, आइए हम सब मिलके बातचीत करते हैं और मिलजुल के इस रीजन को चलाते हैं और इस रीजन में सुकून और अमन की फिजा कायम करते हैं। ये आपके पहले सवाल का जवाब हुआ। दूसरा सवाल, आप ये कह रहे हैं कि वो IRGC कंट्रोल कर रही है, ये इसका सोर्स क्या है? इसका सोर्स क्या है? इसका सोर्स है न्यूयॉर्क टाइम्स। न्यूयॉर्क टाइम्स कहाँ का न्यूज़पेपर है? अमेरिका का न्यूज़पेपर है। अमेरिका किसका दुश्मन है? ईरान का दुश्मन है। तो जाहिर सी बात है न्यूयॉर्क टाइम्स ऐसी रिपोर्ट हरगिज नहीं छापेगा कि जो ईरान के फायदे में हो। वो अपना नैरेटिव बिल्ड करना चाहते हैं। हमारी और हमारे मुल्क की, यानी हमारे मुल्क हिंदुस्तान की कि जो मीडिया है उसकी प्रॉब्लम ये है, मैं माजरा चाहता हूँ आपसे बहुत रिस्पेक्ट के साथ, कि दोनों तरफ की जो न्यूज है वो नहीं लेते हैं, वो एक तरफ की न्यूज। न्यूयॉर्क टाइम्स, अच्छा न्यूयॉर्क टाइम्स का भरोसा नहीं कर सकते हैं इसलिए कि 100 ऑफ टाइम्स न्यूयॉर्क टाइम्स ने फेक न्यूज फैलाई है जिसका कोई जो है वो जिसकी कोई अहमियत नहीं है, जिसकी कोई गारंटी नहीं है। तो अब IRGC का कंट्रोल नहीं रहा, ये न्यूयॉर्क टाइम्स कह रहा है। ये जो है वो अमेरिकन और वेस्टर्न। सर मेरे पास अब समय नहीं है, इस वजह से अब मुझे आप लोगों को यहीं रोकना पड़ रहा है। बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल